हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो हेल्पफुल होने वाली है बीए थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए जो हिस्ट्री पढ़ते हैं। हिस्ट्री का एग्जाम अगर आपका होने वाला है 2025 में, तो आपके लिए आज का वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर अभी तक आपने कुछ भी तैयार नहीं किया है तो आज का ये महा मैराथन क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके 1 से लेकर 8 तक के यूनिट्स का पूरा निचोड़ बता देने वाली हूँ, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। तो क्वेश्चंस के साथ साथ हम आंसर भी देखते हुए चलेंगे। ये महा मैराथन क्लास है जिसमें आपका क्वेश्चन प्लस आंसर पूरा आपको बताया जाएगा। बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री में आपको हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड पढ़ना है 1757 एडी से लेकर के 1950 एडी तक। तो बिना देर किए हम वीडियोस को शुरू करते हैं। हिस्ट्री के अलावा भी अदर सभी सब्जेक्ट का महा मैराथन क्लास, महासंग्राम रिवीजन क्लास हमारे चैनल पे अपलोड हो चुका है, तो विजिट करके ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपका फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का वर्णन कीजिए। जब आप भारत का इतिहास पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें आप यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन से अपना पहला चैप्टर शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये ऑल यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है वीडियो। जहाँ जहाँ सब्जेक्टिव पेपर होगा सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपने देखा, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन क्या है। तो भारत में तो वैसे बहुत सारी यूरोपीय कंपनियां आई हैं जिनके बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूं, तो आपको सभी के बारे में लिखना होगा हेडिंग बना बनाकर। तो नोट्स भी मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छा तैयार किया है। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम इस प्रकार है। नंबर 1, पुर्तगाली कंपनी। भारत में सबसे पहले आने वाली जो कंपनी थी वो पुर्तगाली कंपनी थी। पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचकर भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। भारत आने वाली पहले यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और यही सबसे पहले भारत में आते हैं और सबसे बाद में ये भारत से जाते भी हैं। वास्को डी गामा सबसे पहले भारत आते हैं। भारत आने के समुद्री मार्ग की खोज भी वास्को डी गामा करते हैं, और आप लोगों ने देखा है कि बुक्स में लिखा होता है भारत की खोज किसने की, नाम लिखा होता है वास्को डी गामा ने की। तो बच्चे सोचते हैं कि क्या भारत नहीं था इससे पहले, भारत की खोज ही वास्को डी गामा ने की? तो नहीं, भारत था, और भारत का व्यापार हमेशा से यूरोपियों के साथ होता भी था। एक मार्ग था स्थल मार्ग के जरिए, लेकिन जब वो स्थल मार्ग बंद होता है तब भारत आने के लिए किसी भी समुद्री मार्ग की खोज नहीं हो पाई थी अब तक, जिस रास्ते भारत आया जा सके। तो वास्को डी गामा वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत आने के लिए समुद्र में रास्ता ढूंढा, और वो पुर्तगाल से कहाँ आए? भारत आए। तो इसलिए कहा जाता है भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। ये बात याद रखिएगा। इन्होंने कोचीन में 1503 ईस्वी में अपनी पहली कोठी स्थापित की थी। कोठी का मतलब फैक्ट्री या कंपनी। ये बात आपको नोट कर लेना है कि कौन कौन सी यूरोपीय कंपनियां कब आती हैं और कहाँ पर इन्होंने किस स्थान पर किस ईयर में अपनी पहली कंपनी स्थापित की। तो पुर्तगालियों ने कहाँ स्थापित की? कोचीन में 1503 ईस्वी में। दूसरी जो यूरोपीय कंपनी भारत में आई वो थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच 1595 ईस्वी में भारत आए, और 1605 ईस्वी में इन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी पहली कंपनी स्थापित की थी। तो डच के बारे में आप ये बातें ज़रूर याद रखिएगा कि कब आए और कहाँ पर कंपनी लगाई अपनी। तीसरे नंबर पर है अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 ईस्वी में भारत आई थी, और सूरत में 1608 ईस्वी में इन्होंने अपनी पहली अस्थायी कंपनी स्थापित की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके बारे में आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ना होगा, सबसे ज़्यादा डिटेल में पढ़ना होगा, क्योंकि आपका जो पूरा सिलेबस है इसी पर है। क्योंकि आप जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने ही भारत पर शासन किया। तो ये जब भारत आते हैं तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि सूरत में इन्होंने पहले अपनी अस्थायी कंपनी लगाई थी 1608 ईस्वी में, और अस्थायी कंपनी कहाँ पर लगाई थी आगे देखिए। और अंग्रेज़ों ने 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपनी पहली स्थायी कंपनी बनाई थी। तो ये दो बातें इनके लिए महत्वपूर्ण है, इनकी कंपनी के लिए। चौथी जो कंपनी भारत आई वो थी डेनमार्क। डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में भारत आई थी। डेनमार्क के बारे में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। इसमें ज़्यादा अगर पढ़ना है तो किसके बारे में पढ़ना है? अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ना है।
बाकी जो पुर्तगाली हैं, फ्रांसीसी हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना है, जो मैंने पढ़ा दिया है आपको क्लासेस के टाइम। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सब इस वीडियो में कवर करेंगे। 5वीं जो यूरोपीय कंपनी भारत में आई वो थी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसीसी भारत आने वाले आखिरी यूरोपीय व्यापारी थे। उन्होंने 1668 ईस्वी में सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है कि कौन सी कंपनियां कब आई, कहाँ पर अपनी कंपनी स्थापित की। आपका दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, डच एवं पुर्तगालियों के मध्य संघर्ष के क्या कारण थे। जितनी भी अलग अलग यूरोपीय कंपनियां भारत में आई थी उन सभी का आपस में संघर्ष भी हो रहा था, क्योंकि भारत के साथ व्यापार करने के लिए सब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे और इनका व्यापार भारत के साथ करने की जो उत्साहिता थी वो स्वाभाविक थी, क्योंकि भारत के जो मसाले थे, इसके अलावा अन्य बहुत सारी चीज़ें जो यूरोप में महंगे दामों पर बिकती थी, जिससे इनको काफ़ी लाभ होता था। तो देखिए, डच और पुर्तगालियों के मध्य संघर्ष के क्या कारण थे। सन 1595 ईस्वी में डच कोर्नेलियन आउटमैन आशा अंतरी पार कर जावा पहुंच गया और वह प्रयास पुर्तगाल के एकाधिकार पर आक्रमण था। और सन 1597 में हॉलैंड लौटने पर डचों ने पूर्वी देशों से व्यापार करने की उत्कंठा प्रबल हो गई। अतः डचों ने पुर्तगालियों से संघर्ष करने का विचार बना लिया, क्योंकि कहीं न कहीं डचों को लग रहा था कि जो इनके व्यापार के बीच में रुकावट आ रही है वो पुर्तगालियों की वजह से आ रही है। तो इसलिए डचों ने पुर्तगालियों के साथ संघर्ष करने का या विरोध करने का विचार बना लिया था। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है भारतीय पुनर्जागरण। भारतीय पुनर्जागरण से आपका क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो भारतीय पुनर्जागरण के बारे में प्रश्न पूछेगा तो आप लिखेंगे, पुनर्जागरण किसी भी देश के विकास की अवस्था में एक दीर्घ काल के उपरांत फिर उन्नति की ओर बढ़ने की अवस्था का नाम है। मतलब दीर्घ काल से एक ही अवस्था चलती आ रही है, अचानक से क्या हो रहा है, उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, बदलाव आ रहा है, उन्नति की ओर वो अवस्था बढ़ रही है, तो उस अवस्था को पुनर्जागरण का नाम दे दिया जाता है, रेनेसा का नाम दे दिया जाता है। और आप तो जानते ही हैं कि 14वीं शताब्दी में इटली में सबसे पहले रेनेसा हुआ था, पुनर्जागरण हुआ था। और भारत के पुनर्जागरण में आप जानते ही हैं राजा राम मोहन राय जी का बहुत ज़्यादा योगदान है। तो पुनर्जागरण को पुनरुत्थान, बौद्धिक आंदोलन या सांस्कृतिक आंदोलन एवं नवजागरण इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। ये सब पुनर्जागरण के अलग अलग नाम हैं। भारतीय इतिहास में 19वीं सदी अत्यंत महत्वपूर्ण सदी थी और इसी समय भारतीय जीवन में नवजागरण का स्पंदन हुआ, जिसे भारतीय पुनरुत्थान अथवा पुनर्जागरण की संज्ञा दे दी गई। भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और आपको मैं पूरा भारतीय पुनर्जागरण के बारे में पढ़ा चुकी हूँ। अलग अलग जितने भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, जिन्होंने भारतीय समाज को बदला, लोगों की सोच को बदली, लोगों का विकास किया, उन सब चीज़ों के बारे में पूरा मैं डिटेल में नोट्स के साथ आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई प्लेलिस्ट की लिंक को चेक जरूर कीजिएगा। अगला आपका क्वेश्चन अब देखेंगे, प्रार्थना समाज पर नोट लिखिए। प्रार्थना समाज भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना समाज क्या है? प्रार्थना समाज एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था। जिस तरीके से राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में, ठीक उसी तरह से प्रार्थना समाज भी एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था। और ये आंदोलन पूरी तरीके से ब्रह्म समाज से प्रभावित था। ब्रह्म समाज को देखकर ही इस आंदोलन की भी शुरुआत की गई थी। इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 31 मार्च 1867 ईस्वी में मुंबई में की थी। महादेव गोविंद रानडे, आरजे भंडारकर, नारायण चंद्रावरकर इसके प्रमुख सदस्य थे। ये सब प्रार्थना समाज के प्रमुख सदस्य थे जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया। इसका उद्देश्य लोगों को एक ईश्वर में विश्वास करना, यहाँ पर विश्वास बाय मिस्टेक छूट गया है, आप लोग बना लेंगे। इसका उद्देश्य क्या था? लोगों को एक ईश्वर में विश्वास करना और एक ही ईश्वर की पूजा करना सिखाना था। इस आंदोलन ने अंतरजातीय भोजन, अंतरजातीय विवाह, विधवा पुनर्विवाह और महिलाओं तथा दलित वर्गों की स्थिति को भी सुधार में लाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। इस आंदोलन का यही उद्देश्य था कि अंतरजातीय भोजन और जो अंतरजातीय विवाह है इन सबको प्रोत्साहन दिया जाए। विधवा जो औरतें होती थी उनकी समाज में तो कोई स्थिति थी ही नहीं, उनकी जो दशा थी बड़ी खराब थी।
तो विधवा पुनर्विवाह पर भी जोर दिया गया। महिलाओं और दलित वर्गों की स्थिति में भी सुधार लाने के लिए पूरी कोशिश की गई और ये सभी आंदोलन अपने मकसद में कामयाब भी होते हैं। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि आपके आधुनिक भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि इलाहाबाद की संधि एक ऐसी संधि है जिसने अंग्रेज़ों की स्थिति भारत में मजबूत कर दी थी। इलाहाबाद की संधि बक्सर के युद्ध के बाद होती है और इलाहाबाद की संधि कब होती है? 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय तथा शुजा-उद-दौला के मध्य हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेज़ों का वायसराय था या गवर्नर था, और जो शाह आलम द्वितीय थे, ये कौन थे? मुग़ल बादशाह थे, तत्कालिक मुग़ल बादशाह थे, और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला थे। इन तीनों के मध्य ये संधि हुई थी। संधि कैसे होती है? एक बार होती है क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के मध्य में, दूसरी संधि होती है क्लाइव और शुजा-उद-दौला के बीच में। अंग्रेज़ों ने इस संधि के माध्यम से क्या किया कि 50 लाख रुपए हर्जाना लेकर के अवध का जो प्रांत था, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला को वापस लौटा दिया था, और इलाहाबाद का जो क्षेत्र था, कड़ा का जो ज़िला था, शाह आलम द्वितीय को दे दिया जाता है इस संधि के माध्यम से। मुग़ल सम्राट ने बिहार, बंगाल व उड़ीसा की जो दीवानी थी वो कंपनी को सौंप दी थी इस इलाहाबाद की संधि के माध्यम से। तो ये संधि क्या करती है? इस संधि के माध्यम से बिहार, बंगाल, उड़ीसा जैसे महान प्रांत जो थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाती है, और उनके बाद उनकी जो स्थिति थी वो सुदृढ़ और मजबूत होती चली जाती है, और बक्सर के युद्ध के बाद ही इनकी स्थिति बहुत तेज़ी से बढ़ती है भारत में, और ये अपना राज्य विस्तार बहुत तेज़ी से कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हेस्टिंग्स के प्रमुख सुधार क्या थे? तो हेस्टिंग्स के प्रमुख सुधार में पहला सुधार है द्वैध शासन का अंत करना। दूसरा सुधार इन्होंने किया था व्यापारिक सुधार, व्यापार के क्षेत्र में भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सुधार कराया। तीसरा जो था भू राजस्व जो प्रणालियाँ थी उनके संबंधी इन्होंने सुधार किए। चौथा सुधार हेस्टिंग्स ने न्याय संबंधी किए, न्याय को लेकर के जितने भी तरह की चीज़ें थी उनमें उन्होंने सुधार किया। तो इनका सुधार बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप तैयार कर लीजिएगा। आपका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आ चुका है। इन सभी प्रश्नों को बड़े अच्छे से देख करके जाइएगा, तैयार करके जाइएगा, क्योंकि पेपर में यही सब प्रश्न आएंगे। इन सभी प्रश्नों के माध्यम से आप अति लघु, लघु, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सभी को आसानी से लिख लेंगे, क्योंकि ये महासंग्राम क्लास है और आपको सब कुछ यहाँ पर मैं बता रही हूँ। तो क्लाइव कौन था? क्लाइव का नाम अंग्रेज जाति के इतिहास में अमर है। वह भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था। वह उच्च कोटि का सेना नायक था। उसने अपने शासनकाल में अन्य विदेशी शक्तियों को भी पराजित कर दिया था, और द्वितीय गवर्नर काल में इसने शासन सुधारों की ओर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया था। तो क्लाइव के बारे में ये बातें याद रखिएगा, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बंगाल का विभाजन। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लिख लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि बंगाल विभाजन से क्वेश्चन आपका ज़रूर बनता है। लॉन्ग में भी बन सकता है, मतलब सेक्शन BC कहीं पर भी बन सकता है आपका ये क्वेश्चन आपके पेपर में। तो बंगाल विभाजन वर्ष 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। कर्जन द्वारा किए गए फैसलों में ये सबसे ज़्यादा आलोचक फैसला था बंगाल का विभाजन करना, जिसने न केवल बंगाल में बल्कि पूरे भारत में व्यापक विरोध को जन्म दे दिया और स्वतंत्रता आंदोलन की गति बढ़ा देता है। क्योंकि बंगाल विभाजन एक ऐसा विभाजन था कर्जन के द्वारा जिसने पूरे भारत में विरोध शुरू कर दिया और स्वतंत्रता आंदोलन की गति को तेज कर देता है। लोगों के अंदर अब क्या आ चुकी थी? जागरूकता आ चुकी थी। लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया कि हम बंटकर नहीं रहेंगे, तुम हमें बांट लो लेकिन हम एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। बंगाल विभाजन का सबसे प्रमुख उद्देश्य हिंदू मुस्लिम एकता में फूट डालना था, क्योंकि जब 1857 का विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह में अंग्रेजी सरकार ने देखा कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में एकता बहुत ज़्यादा है, ये हर चीज़ में मिल करके रहते हैं, तो इनके बीच में फूट डालना होगा, इनकी एकता को कमज़ोर करना होगा। तो ब्रिटिश सरकार ने नीति अपनाई, फूट डालो, शासन करो। तो बस इसी के आधार पर हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता को आधार बनाकर हिंदू मुस्लिम की एकता में फूट डालने के लिए इन्होंने बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में कर दिया था। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कृषि का व्यावसायीकरण। कृषि के व्यावसायीकरण से भी आपका 1 से 2 प्रश्न पेपर में आ ही सकता है, कम से कम 1 प्रश्न तो ज़रूर आएगा। आपको किसी भी सेक्शन में आ सकता है बट आएगा ज़रूर।
तो जितना भी क्वेश्चंस आप यहाँ देख रहे हैं सभी के बारे में मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास कर रही हूँ और सभी के ऊपर में डिटेल्ड क्लास भी अपलोड है चैनल पर, तो आप चेक ज़रूर कीजिएगा हिस्ट्री बीए थर्ड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट को। कृषि का व्यावसायीकरण क्या होता है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। व्यक्तिगत उपयोग के बजाय व्यावसायिक बिक्री के लिए फसल उगाना, अर्थात नकदी फसलों का मतलब होता है जिसे सीधे तौर पर बाजार में बेचकर नगद प्राप्त हो, तो उसे कृषि का व्यावसायीकरण कहा जाता है। मेरी बात को ध्यान से सुने और समझे। व्यक्तिगत उपयोग न करके मतलब कृषि जो की जा रही है उसका खुद यूज ना किया जाए, जबकि उसको डायरेक्ट बाजार में बेच करके नगद प्राप्त करें, कैश सीधे हाथ में आए, तो उस कृषि को कृषि का व्यावसायीकरण कहते हैं कि कृषि का व्यवसाय हो रहा है। तो अंग्रेज सरकार ने कृषि का व्यावसायीकरण कर दिया। किसानों के न चाहने के बावजूद भी किसानों से वो ज़बरदस्ती फसल उगवाते थे, खेती कराते थे, कृषि कराते थे और उनको बेचकर डायरेक्ट नगद प्राप्त करते थे। भारत में कृषि का व्यावसायीकरण मुख्य रूप से अंग्रेजों द्वारा उनकी नीतियों और गतिविधियों के माध्यम से शुरू किया गया था। अगला आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज के बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। अगर ब्रह्म समाज क्वेश्चन न दे तो पूछ देगा राजा राम मोहन द्वारा किए गए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के बारे में लिखिए, सुधारों के बारे में लिखिए, तो तब भी आपको ब्रह्म समाज के बारे में ही लिखना होगा। क्वेश्चन कैसे भी पूछ दे, आंसर आपको याद होना चाहिए। तो राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में बंगाल में ब्रह्म सभा की स्थापना की, जिसे बाद में ब्रह्म समाज का नाम दिया गया और ये आज ब्रह्म समाज के नाम से विख्यात है। ब्रह्म समाज समाज की कुरीतियों को सफलतापूर्वक समाप्त करने वाला पहला बौद्धिक आंदोलन है। यह सभी धर्मों की एकता में विश्वास करता था, ये एक ईश्वर में विश्वास करता था और लोगों को भी एक ईश्वर में विश्वास करना सिखाता था। यह आधुनिक भारत के सभी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आंदोलनों का अग्रदूत था और इसी के पीछे से बहुत सारे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चलाए गए थे और सभी आंदोलनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, महत्वपूर्ण योगदान दिया और भारतीय समाज को सुधार दिया। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन के कार्य लिखिए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। तो रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद के ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, सभी पर वीडियोस अपलोड हैं, तो आप देखिएगा जरूर एक बार। तो आपसे पेपर में पूछ सकता है रामकृष्ण मिशन के क्या क्या कार्य थे। तो रामकृष्ण मिशन के बहुत सारे कार्य थे, इन्होंने बहुत सारे कार्य किए। देश भर में शिक्षा संस्थानों की स्थापना की ताकि भारत के लोगों को अच्छी शिक्षा मिल सके और भारत का विकास हो सके। रामकृष्ण मिशन का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य था, रामकृष्ण मिशन ने मानव जाति को भी सराहनीय सेवा की, इसने मनुष्यों की बहुत ज़्यादा सेवा की। तीसरा इसका कार्य था, देश विदेश में भारतीय संस्कृति का भी इसने बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया और लोगों को भारतीय संस्कृति से अवगत कराया। चौथा इसका कार्य था, जनता की दशा सुधारने पर भी इसने विशेष बल दिया और सामाजिक धार्मिक कुरीतियों को भी इसने समाप्त करने का प्रयास किया। तो रामकृष्ण मिशन के ये महत्वपूर्ण कार्य याद रखिएगा। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के बारे में भी पेपर में पूछ सकता है और अगर लॉर्ड कर्जन के बारे में अलग से क्वेश्चन ना पूछे आपसे, बंगाल विभाजन के बारे में पूछेगा, तो उसमें आप लॉर्ड कर्जन के बारे में जरूर लिखिएगा क्योंकि लॉर्ड कर्जन ही वो वायसराय था जिसने बंगाल को 2 टुकड़ों में बांट दिया था। लॉर्ड कर्जन का जन्म 11 जनवरी 1859 ईस्वी को कैडलेस्टन ब्रिटेन में हुआ था। कर्जन का वास्तविक नाम जॉर्ज नथानिएल कर्जन था। कर्जन भारत का वह ब्रिटिश वायसराय था जिसने बंगाल का विभाजन किया था। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य। बंगाल विभाजन जब किया गया था कर्जन के द्वारा, तो बंगाल विभाजन के बाद ही स्वदेशी आंदोलन बढ़ चढ़कर चलाया गया था। स्वदेशी आंदोलन के बहुत सारे उद्देश्य थे और ये आपके पेपर में जरूर आएगा। ये आपके लॉन्ग में भी बन सकता है कि बंगाल विभाजन का वर्णन करते हुए स्वदेशी आंदोलन के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो स्वदेशी आंदोलन के उद्देश्य में पहला उद्देश्य है अपने देश की वस्तुओं का इस्तेमाल करना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। स्वदेशी का मतलब क्या होता है, अपने देश में बनी हुई वस्तुओं का इस्तेमाल करो, क्योंकि
जितनी भी चीज़ें अंग्रेज़ ब्रिटिश से लेकर आते थे, वैसे वो कच्चा माल तो हमारे यहाँ से लेकर ही जाते थे, हमारे भारत से ही लेकर जाते थे, उसका फाइनल गुड्स बनाकर वो भारत में बेचते थे। तो बंगाल का जब विभाजन कर दिया गया तो भारतीयों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया कि अंग्रेज़ों द्वारा लाई गई चीज़ें और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, जला दो, फेंक दो, मत यूज़ करो, अपने देश में बनाई गई वस्तुओं का इस्तेमाल करो, ताकि क्या हो, अपने देश का विकास हो, अपने देश में उद्योग धंधों को बढ़ावा मिले। स्वदेशी आंदोलन का दूसरा उद्देश्य था भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देना, क्योंकि जब अपने देश की वस्तुओं का प्रयोग किया जाएगा तो भारतीय उद्योगों को ही बढ़ावा मिलेगा, जिससे भारत अपने ऊपर निर्भर रहेगा, अंग्रेजों पर नहीं। तीसरा इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जाए, और चौथा उद्देश्य था भारतीय भाषाओं का इस्तेमाल को बढ़ाया जाए। तो ये 4 प्रमुख उद्देश्य स्वदेशी आंदोलन के थे। और सबसे प्रमुख उद्देश्य याद रखिएगा, प्रमुख उद्देश्य क्या था? अपने देश की वस्तु का इस्तेमाल करो, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों की हार के क्या कारण थे? ये अक्सर पेपर में पूछ देता है क्वेश्चन। तो इसके ऊपर तो वैसे मैं डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ। कर्नाटक का जो 3 युद्ध हुआ अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों के बीच में, जो संघर्ष हुआ, उसमें अंग्रेज़ों की जीत और फ्रांसीसियों के हार के ऊपर डिटेल में इतनी अच्छी मैंने वीडियो बनाई है, आप देखिएगा ज़रूर, उसमें आपको पूरा नोट्स भी मिल जाएगा। कर्नाटक युद्ध में जो फ्रांसीसियों के हार के प्रमुख कारण थे, उसमें पहला पॉइंट है अंग्रेज़ों की तुलना में फ्रांसीसियों की जो नौसैनिक और सैन्य शक्ति थी वो कम थी। अंग्रेज़ जो थे वो सीधे क्या करते थे, कंपनी इनकी मदद करती थी। और जैसे मैं आपको बताऊं कि अंग्रेज़ों के पास अच्छी नौसैनिक सेना थी, सैन्य शक्ति थी, और फ्रांसीसियों के पास इन सब चीज़ों की कमी थी। और अगर इनके बीच युद्ध हो रहा था तो जब भी अंग्रेज़ों को और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार की नीड होती तो वहाँ से वो और लोगों को भी, और भी सेना को वो भेजती थी युद्ध में। मगर फ्रांसीसियों के साथ ऐसा नहीं था। जो फ्रांस के राजा थे वो इतना ज़्यादा अलग यूरोपीय युद्धों में बिजी थे कि वो कर्नाटक के युद्ध पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तो इस कारण इसमें अंग्रेज़ों की जीत और फ्रांसीसियों की हार होती है। फ्रांसीसियों की हार का दूसरा कारण था फ्रांसीसी वित्तीय संसाधनों से वंचित हो रहे थे। फ्रांसीसियों के पास जो वित्तीय संसाधन थे वो अंग्रेज़ों की तुलना में बहुत कम थे, इस कारण भी फ्रांसीसियों की हार हो जाती है। तीसरा कारण था अंग्रेज़ों के पास मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता जैसे कई प्रमुख राज्य थे, जबकि फ्रांसीसियों के पास सिर्फ पांडुचेरी था। तो इस कारण भी इनकी हार संभव थी। चौथा कारण था अंग्रेजी सेना के पास कुशल नेतृत्व करने वाला नेता था जो अपनी सेना का नेतृत्व कर रहा था, जबकि फ्रांसीसी सेना के पास इसका अभाव था। इनके पास नेतृत्व करने के लिए अच्छा नेता नहीं था। तो ये 4 प्रमुख कारण थे जिस कारण कर्नाटक के युद्ध में फ्रांसीसी हार जाते हैं। अगला आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आंगल मैसूर युद्ध के क्या कारण थे? आंगल मैसूर युद्ध के कारण बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पेपर में आता भी है, और मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि आपके सिलेबस का जितना भी टॉपिक है सभी पर मैं वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ डिटेल में। और मैसूर राज्य का उदय कैसे हुआ था, इन सब चीज़ों के बारे में भी मैंने आपको मैप के थ्रू डिटेल से समझाया है, तो आप वीडियो में ज़रूर देखिए। चलिए देख लेते हैं आंगल मैसूर युद्ध के कारण क्या थे। आंगल मैसूर युद्ध किसके मध्य हुआ था? आंगल मैसूर युद्ध हुआ था अंग्रेज़ों की सेना और जो टीपू सुल्तान और हैदर अली थे उनके मध्य हुआ था। तो आंगल मैसूर युद्ध के पीछे मुख्य कारण हैदर अली और टीपू सुल्तान जैसे शासकों के नेतृत्व में मैसूर साम्राज्य का क्षेत्रीय विस्तार और बढ़ता प्रभाव था। क्योंकि मैसूर में शासन चल रहा था हैदर अली और टीपू सुल्तान का, और इनके नेतृत्व में ये राज्य उभर रहा था और इनकी सैन्य सेना बहुत मजबूत थी, जिसके कारण क्या था कि दक्षिण भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक हितों के लिए खतरा पैदा हो रहा था। तो इस कारण आंगल मैसूर युद्ध हो रहा था, क्योंकि साउथ इंडिया में ये लोग जमकर छाए हुए थे जो टीपू सुल्तान और हैदर अली थे, जिस कारण दक्षिण भारत में अंग्रेज़ों का जो हथकड़ा था वो कमज़ोर पड़ रहा था। इस कारण आंगल मैसूर युद्ध हुआ था। तो इसका प्रमुख कारण है, याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली था, तो ये हैदर अली पिता थे और टीपू सुल्तान बेटा थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में ज़रूर पूछता है, वो है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। देखिए 1909 और 1919 का
जो अधिनियम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने उन दोनों क्वेश्चन को आज की वीडियो में रखा है ताकि आप दोनों को अच्छे से तैयार कर लें। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत केंद्र और प्रांतों के विधान परिषद का आकार बढ़ा दिया गया था और मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन मंडल की भी व्यवस्था की गई थी। प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या भी बढ़ाई गई थी। ये सब अलग अलग कार्य जो थे इस अधिनियम के थ्रू किए गए थे। और ये क्वेश्चन कभी कभी मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी पूछ देता है, तो याद रखिएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को ही मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अंग्रेज़ों द्वारा कंपनी से क्राउन तक। आप ये तो जानते ही हैं कि अंग्रेज़ जब भारत में आए तो पहले कंपनी शासन कर रही थी, बाद में भारत का पूरा नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन के पास महारानी विक्टोरिया के पास चला जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इस तरीके से भी, ये अलग तरीके से भी पूछ सकता है कि भारत में अंग्रेज़ों के शासन का वर्णन कीजिए, या भारत में अंग्रेज़ों की बढ़ती हुई शक्ति के बारे में किसी भी तरीके से पूछ सकता है, राज्य विस्तार को लेकर के पूछ सकता है। तो भारत में कंपनी का शासन प्रभावी रूप से 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद शुरू हुआ और 1858 तक चला, यानी 100 सालों तक, 1757 से 1858 तक। और 1857 में जो भारतीय विद्रोह हुआ था, जो 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित होता है और इसी 1858 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश क्राउन को नए ब्रिटिश राज के रूप में भारत का प्रत्यक्ष नियंत्रण प्राप्त होता है। तो इसके बाद 1858 के अधिनियम के बाद क्या होता है कि ब्रिटिश क्राउन के पास डायरेक्ट हमारे भारत का नियंत्रण चला जाता है और भारत में ब्रिटिश क्राउन शासन करना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से आप देखें तो 100 सालों तक कंपनी ने शासन किया, फिर उसके बाद 100 सालों के आसपास ब्रिटिश क्राउन ने भी भारत पर शासन किया। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका भारत सरकार अधिनियम 1919। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो चलिए देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। यह ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था और इस अधिनियम के तहत देश में पहली बार द्विसदनीयता और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई थी। ये इस अधिनियम की खास बात है, तो नोट कर लीजिएगा। और इसी अधिनियम के तहत सिविल सेवकों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग की भी स्थापना का प्रावधान किया गया था। इस अधिनियम के पारित होने के समय लॉर्ड मॉन्टेग भारत सचिव थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे, इसीलिए इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के भी नाम से जाना जाता है। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उदारवादी नेताओं के नाम लिखिए। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उदारवादी नेताओं के नाम और उग्रवादी नेताओं के नाम। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट कर दिया क्योंकि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये बात तो आप जानते ही हैं कि उदारवादी और उग्रवादी जो नेता थे, ये कांग्रेस का ही विभाजन हो गया था 2 भागों में। कांग्रेस पार्टी जो थी उसके जितने भी नेता थे उनमें 2 तरह के विचार पैदा हो गए। मतलब आधे नेता जो थे वो उदारवादी कहलाए और आधे उग्रवादी कहलाए। तो दोनों के आखिर क्या क्या विचार थे जिस कारण ये 2 अलग अलग गुटों में बढ़ जाते हैं और इनका नाम पड़ जाता है उदारवादी नेता और उग्रवादी नेता। तो पहले उदारवादी नेताओं के नाम जान लेते हैं। उदारवादी नेताओं में दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले आदि जो नेता थे उदारवादी नेता थे। देखिए, भारतीय इतिहास में 1885 से लेकर 1905 तक का जो चरण माना जाता है वो उदारवादी नेताओं का युग माना जाता है। और जो उदारवादी नेता थे इनका मानना ये था कि इनकी जो नीतियां थी वो उदारवादी थी। ये अहिंसक विरोध प्रदर्शनों में विश्वास रखते। जो उदारवादी नेता थे ये ब्रिटिश न्याय और निष्पक्षता की भावना पर इनको भरोसा था और ये बहुत ही शांतिपूर्ण और संवैधानिक आंदोलन की प्रभावशीलता में विश्वास रखते थे। इनका मानना था कि शांतिपूर्ण तरीके से काम किया जाए, ब्रिटिश सरकार का विरोध न किया जाए। जबकि उग्रवादी जो नेता थे जिनको गरमपंथी भी कहा जाता है, उग्रवादी, इनका मानना था कि आंदोलन करो, हथियार उठाओ, मतलब ऐसे आंदोलन करो, खामोश रहकर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए ये 2 गुटों में बटे थे।
तो अगला आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उग्रवादी नेताओं के नाम लिखिए। तो उग्रवादी नेताओं में बाल गंगाधर तिलक थे, विपिन चंद्र थे, लाला लाजपत राय थे, अरविंद घोष थे। ये सारे नेता जो थे उग्रवादी नेता कहे जाते हैं। और ये जो थे, इनकी जो विचारधारा थी, ये अपने दृष्टिकोण में कट्टरपंथी थे और ये आत्मशक्ति या आत्मनिर्भरता में विश्वास रखते थे और ये वर्चस्व के खिलाफ एक हथियार के रूप में जैसे काम करना चाहते थे। ये मतलब ब्रिटिश सरकार के साथ उदारवादी विचारधारा नहीं रखते थे। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के बाद वर्ष 1906 में, यानी बंगाल विभाजन के ठीक एक साल बाद 1906 में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता को आधार बनाकर मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। जब बंगाल का विभाजन पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल में कर दिया गया था, तो क्या होता है कि अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को भड़काना शुरू किया कि जो कांग्रेस पार्टी है वो तुम्हारी पार्टी नहीं है, वो हिंदू की पार्टी है, वो तुम्हारा भला नहीं चाहेगी। इस तरीके से अंग्रेज़ों ने हिंदू मुसलमान को अलग किया, उनमें फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई और इस तरह से मुसलमानों को भड़का करके उन्होंने मुसलमानों के माध्यम से मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता को आधार बनाकर की थी। अंग्रेज़ों ने 1857 ईस्वी की क्रांति में हिंदू और मुसलमान की एकता महसूस की थी और इसी कारण उन्होंने फूट डालो शासन करो की नीति अपना ली थी। तो ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आज की इस वीडियो में महासंग्राम वीडियो क्लास में मैंने आपको बताया है। तो आई होप बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे और अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।